तो हाइड्राइड्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, कोवैलेंट हाइड्राइड, आयोनिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड, ये था ना। और मेटालिक हाइड्राइड इज फॉर्म्ड ऑफ व्हाट, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड होता है, ये भी बताया था मैंने। ग्रुप 789 हाइड्राइड गैप था, वो भी बताया था, राइट ना। वाटर से स्टार्ट करते हैं ना। तो वाटर क्या होता है, वाटर की भी स्टडी करनी है, राइट। तो मेनली तो वाटर ही मेन कंस्टिट्यूएंट होता है प्लांट्स में। अपने बॉडी में तो 65% वाटर ही है, यही है ना। सब रेगुलर आएंगे ऐसे होगा, ओके। 95% प्लांट्स में वाटर ही है, राइट। तो वाटर का मेन सोर्स क्या है, ओशंस आर देयर, उसमें 97% तो उधर ही है। ग्राउंड वाटर 0.61 है, 1% से भी कम होता है। तो ये सब उसका हो गया कि कहाँ कहाँ पर वो सब गिवन होगा, उसकी जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, वाटर का कलर क्या होता है, कलरलेस, यही है ना, कोई कलर नहीं होता। टेस्टलेस, टेस्ट नहीं होता है वाटर में, वो तो जो मिनरल्स ऐड करते हैं उससे टेस्ट आता है। कलरलेस, टेस्टलेस, है ना। और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये दोनों मालूम है तुम्हें। बॉइलिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब डेटा आता है ना। स्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, तो स्ट्रक्चर वगैरह भी क्लियर ही है तुम लोग को। OH2 कितना आता है, बॉन्ड एंगल 104.5 डिग्री, यही आता है ना। तो यहाँ पे डेल्टा प्लस, तो ये है 2 डेल्टा माइनस, यही है ना। अब क्या, ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ द वाटर क्या होता है, ये सब बुकलेट्स में पढ़ा दे रहा हूँ। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर कौन सा होता है, आइस होता है ना। आइस में कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, और स्ट्रक्चर याद करना है, 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। 4 होते हैं, सब आपस में अटैच होते चले जाते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एबिलिटी टू डिसॉल्व आयनिक कंपाउंड, किसका कितना होगा, तो वाटर का हाईएस्ट पे। अब डेंसिटी ऑफ वाटर और सॉलिड इज डेंसिटी ऑफ H2 लिक्विड, यही है ना। इसलिए आइस फ्लोट करता है। क्यों डेंसिटी कम होती है, उसमें ये स्पेस बच जाता है आइस में, वैकेंट स्पेसेस आ गया ना, ये स्पेसेस वैकेंट है। सो डेंसिटी ऑफ सॉलिड H2 का कम हो जाता है, ये होता है। अच्छा, हम लोग का ऑर्डर और बुकलेट का ऑर्डर अलग है, तो एक काम करता हूँ, मुझे PDF पे जाना पड़ेगा ऑर्डर देखने के लिए। ठीक है, मेरे पास कोई पुरानी वाली बुक, उससे कर रहे थे। एक काम करो, नोट से करो, नोट से ना सबके पास जो भी भेजा था। हाँ, हैंड रिटन नोट्स पे देखो, उससे करते हैं। नोट्स पे चाहो तो डायरेक्ट तुम फोटोग्राफ भी ले सकते हो, उसमें अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो भी बताया, कौन कौन सा हो गया, कलरलेस, ओडोरलेस, यही है ना, एंड टेस्टलेस। सरफेस टेंशन हाई होता है, हाई सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन क्या है, ये तो फिजिक्स में पढ़ लोगे, है ना। उसके बाद हाई व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, बॉइलिंग पॉइंट,
जब ये दोनों हाई है तो थर्मल स्टेबिलिटी भी हाई होगी। अल्कोहल को डिसॉल्व करता है क्यों? अल्कोहल में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बताया था। और वाटर में भी क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो दोनों को मिक्स कर दोगे तो क्या होगा? वो अल्कोहल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, बीच में वाटर आ जाएगा। फिर अल्कोहल का बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये बीच में आ जाएगा ऐसे। अल्कोहल वाटर ऐसे होता चला जाए। क्लियर हुआ? ओके। तो वाटर अल्कोहल इस तरह से फॉर्म होते चले जाता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी एनफ होगा। एनसीईआरटी से जो भी तुम पढ़ोगे उससे जेई मेंस के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। बुकलेट भी मोर देन सफिशिएंट होगा, एनसीईआरटी को कवर करता है प्लस एक्स्ट्रा रहता है। और इनऑर्गेनिक लर्न ही होगा क्वेश्चन सॉल्व करने से। इनऑर्गेनिक एक बार लर्न कर लोगे, जब बुकलेट को बार बार सॉल्व करोगे तो पॉइंट्स याद आते जाएंगे, नहीं तो ऐसे जल्दी याद नहीं होता है। ओके। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, एक और बुक ले सकते हो चाहो तो, तुमको पर ओपी टंडन की इनऑर्गेनिक की बुक आती है। तो सब अलग, कोई एक बुक तुम्हें फॉलो करना है। हाँ, आई नॉट देयर इन जेई एडवांस सिलेबस, कुछ इधर उधर है उसमें पॉइंट्स। ओके। केमिकल प्रॉपर्टी में देखो, वाटर बिहेव्स एज एन एसिड, एम्फोटेरिक है ना, ये बताया था। एज अ बेस ऑल्सो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करता है, कैटालिटिक, हाइड्रोलिटिक। नोट्स में देखो लिखा हुआ सब प्रॉपर्टी, ये सब प्रॉपर्टीज है वाटर की, राइट। देखें सब प्रॉपर्टी में है क्या क्या। फर्स्ट, एज एन एसिड। एज एन एसिड कैसे होता है? वाटर से वीक बेस ले लो, तो वहां पे दिया हुआ वाटर का पीएच कितना होता है? 7 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये किया था हम लोगों ने। क्योंकि के डब्ल्यू एच टू ओ का जो होता है, के डब्ल्यू ऑफ एच टू ओ 10⁻14। ड्यूटेरियम का बात करोगे तो ये 10⁻−15। ट्राइटियम का लोगे तो 10⁻−16। तो जैसे यहाँ पे टी प्लस, एच प्लस और ओ एच माइनस था ना, टी प्लस और ओ टी माइनस, ये वैल्यू 10⁻−16 है। तो फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन, दोनों इक्वल होगा ना, पीटी इक्वल टू पीएच इक्वल टू पीओएच ना, तो पीटी इक्वल टू पीओटी विल बी 8, ऐसे। 8 से लेस एसिडिक, 8 से ग्रेटर बेसिक। ये याद आया? हम्म।
ओके क्लियर, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया कि वाटर को ग्लास में रखे हम लोग। ऐसे तो प्लास्टिक में हम लोग डाल के पीते हैं प्लास्टिक वाटर, वो भी बहुत बेकार ही होता है अपने लिए, है ना। तो ग्लास में वाटर रख कर देखोगे तो आफ्टर 5 से बढ़ेगी, इतना जल्दी तो रिएक्ट नहीं करता। pH becomes greater than 7। क्या हो सकता है, क्यों ग्रेटर देन 7 हुआ? क्योंकि ग्लास किसका बना हुआ है, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका है। अब ये दोनों बेसिक है, जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बेसिक सॉल्ट ना, बेसिक सॉरी बेसेज बनेंगे ना, उसके कारण क्या हो जाता है, बेसिक हो जाता है। हाँ, ग्लास के कंपोनेंट से रिएक्ट कर रहेगा, Na2O CO। ओके, अब एसिडिक नेचर देखते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ वाटर। वाटर का एसिडिक नेचर कैसे करेंगे, NH3 ले लो, वाटर से कंबाइन किया तो ये खुद बन जाएगा NH4+ और ये OH माइनस, तो ये हो गया एसिड। और ये क्या क्या कहलाएगा, बेस। इसने H+ एक्सेप्ट किया, कौन सा बेस कहलाएगा, NH3। इज इट आर्हेनियस बेस? नहीं, ये तो H+ एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये ब्रॉन्स्टेड बेस, ब्रॉन्स्टेड बेस या फिर लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। ये एसिड कौन सा होगा, इसने H+ दिया है, आर्हेनियस एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्योंकि प्रोटॉन दे रहा है, या फिर लुईस एसिड भी है क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है क्या, नहीं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है वो, H+ डोनेट किया ना। यहाँ से जो बन गया है ये एसिड है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, कंजुगेट बेस। और ये बेस है तो ये कंजुगेट पेयर, ये कंजुगेट एसिड, यही हुआ ना। हाँ। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, लुईस एसिड, एसिड फॉर एक्सेप्टर याद करो, ए से याद करो, एसिड को एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को लुईस एसिड बोलते हैं। हाँ, तो जैसे BF3 हो गया, ये होता है लुईस एसिड। क्यों, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा है, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो तुम H3N दोगे तो ये इसको डोनेट करेगा, ये बेस कहलाएगा। और ये एसिड, इसमें किसका हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है, NH3 का कि BF3 का, या किसी का नहीं, BF3 का चेंज होता है। हाँ सो गुड, ऐसे ही याद आना चाहिए एकदम, आईटी के सब रिपीटेड क्वेश्चन है। sp2 से sp3, NH3 का sp3 का sp3, गुड रिवीजन। ओके, तो एसिडिक वाला पार्ट किया हम लोग ने। H2O क्या होता है, इट गिव्स आउट H+ और OH माइनस, बट H+ करके तो कुछ होता ही नहीं है, वो क्या होता है, H+ सराउंडेड बाई H2 और H2N ऐसे, तो ये क्या क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन, H3O+, 2 रख दो, N का वैल्यू 2 रखोगे क्या आएगा, H5O2+, और 3 रख दो, H7O3+, 4 रख दो, H9O4+, ऐसे होगा ना। होता क्या है कि H+ है तो H2O इसको क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देगा। कभी एक प्रोटॉन एग्जिस्ट कैसे कर सकता है, वाटर तो एक प्रोटॉन ही है ना, सॉरी मतलब H+ तो एक प्रोटॉन ही है ना, तो प्रोटॉन ऐसे बॉन्ड बनाते जाएगा यहाँ, H2O, अब 2 हाइड्रोजन आ गया, ये क्या हो गया, H5O2+, H7, H9, और इस तरह से नेटवर्क बनते चला जाएगा। क्लियर, इसलिए उसका N दिया हुआ मैंने।
ओके, ये पार्ट हो गया अपना वाटर का। ठीक है, OH माइनस कैसे एग्जिस्ट करता है? ये भी तो हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा ना, OH H2O N ऐसे। ओके, तो नाउ एसिडिक नेचर ऑफ वाटर। अब ये हम लोग बात रहे थे कि H2O क्या कर रहा है, NH3 को H प्लस दे दे रहा है। नाउ बेसिक नेचर ऑफ वाटर कैसे? वो तो फिक्स है, कोई भी एसिड डाल दो तो वाटर में क्या होगा, वाटर एक्सेप्ट करता है H2O है ना, HCl आएगा, H प्लस Cl माइनस, H प्लस डोनेट किया, फिर बिकम्स H3O प्लस और Cl माइनस। यहाँ HCl क्या हो गया, एसिड, और H2O हो गया बेस। तो नोट्स में लास्ट रिएक्शन में लिख दोगे, लास्ट रिएक्शन क्या शो कर रहा है, बेसिक नेचर ऑफ वाटर। वो एसिडिक नेचर ऑफ वाटर के नीचे ही लिखा हुआ है, H3O प्लस लिखा हुआ है ना, ऑक्सोनियम आयन या हाइड्रोनियम आयन, उसके नीचे वो लिखना होगा बेसिक नेचर ऑफ वाटर। उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बेसिक नेचर ऑफ वाटर को ना, सोचो। ओके, नेक्स्ट, एज ऑक्सीडेंट। ऑक्सीडेंट मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद क्या होगा, रिड्यूस होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो हाईएस्ट स्टेट में हो, जैसे KMnO4+7, K2Cr2O7, सबसे इंपॉर्टेंट वाले तो यही दो है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होंगे। HNO3, याद आया टेबल, H2SO4 जो हाईएस्ट वाले हैं। ये सब क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जो लोएस्ट स्टेट में हो, जैसे HI, H2S, या मेटल ले लो तो मेटल भी हमेशा ऑक्सीडाइज ही होगा, NaCN प्लस जाएगा ना वो। ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है, मेटल्स या जो लोएस्ट स्टेट में। लोएस्ट स्टेट याद होगा, जैसे हेलोजन का कितना होता है स्टेट, -1 से +7। हाँ, -1 से +7। और जो बोथ काम करेंगे वो कौन सा होगा, जैसे HNO2+3 है तो दोनों साइड जा सकता है ना, H2SO3+4 है तो +6 की ओर भी जा सकता है, -2 की ओर। हाँ, याद आ गया ना। H2 एज एन ऑक्सीडेंट कहाँ काम करेगा, मतलब उसके प्रेजेंस में कौन सा एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज हो जाए, मेटल्स। मेटल्स तुरंत ऑक्सीडाइज होते हैं, Na का क्या काम है, इलेक्ट्रॉन देना। Na जो जो इलेक्ट्रॉन देगा वो कौन कैप्चर करेगा, H प्लस ना। Na क्या करेगा, Na प्लस और इलेक्ट्रॉन। वाटर किस में ब्रोकन है, H प्लस और OH माइनस, ये दोनों कंबाइन करके हाइड्रोजन एटम बनेंगे। यहाँ Δs 13.6 रिलीज भी करेगा वो, और फिर दोनों कंबाइन करके ½ गैस भी बनेगा, और ये NaOH बन गया। Na+H2 क्या बन जाएगा, NaOH एक्वस, मतलब ब्रोकन स्टेट, और ½ मोल ऑफ H2 आया तभी तो सोडियम ऑक्सीडाइज हुआ। हाँ, तो ये क्या वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, इसका ऑक्सीडेशन हुआ, और H2O का रिडक्शन हो गया, रिडक्शन होकर H2O इधर गया, और Na का ऑक्सीडेशन होकर इधर आ गया। क्लियर, +1। तो व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर इन दिस केस, बताया था n फैक्टर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट।
ओके, एक आंसर आया अभी। केवल आर्यन ने आंसर दिया है, और किसी ने कुछ अभी याद करो, रिकॉल करके बताओ। बस तीन आंसर, आर्यन, शॉनिस और आराम ने, तीन ने अटेम्प्ट किया, और किसी से नहीं हो रहा है। भाई कोएफिशिएंट मैंने बोला था डिवाइड कर, एन फैक्टर चाहिए, इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर चाहिए इस रिएक्शन में, इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर। एन फैक्टर 1 आया। ओके, मतलब 18 आ रहा है ये बोल रहे हो। फिर भी 5 लोग का आंसर आ गए, बाकी लोग रिवाइज नहीं कर रहे तुम लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, आईआईटी तक रिवीजन हो जाना चाहिए। तो 2Na गिव्स आउट 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यही है ना? ये 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज है ना, तो एन फैक्टर जो होगा 2/2, 2/2, 2/2, 2/1, ऐसे होगा ना। सबके कोएफिशिएंट से डिवाइड करो तो इसका तो 1 हो गया ना। इक्विवेलेंट मास ऑफ वाटर 18/1, 18। इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम 23/1। इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH। अब सोचो, यहाँ पे केवल 3 लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जिसका करेक्ट हो तो मुझे देखना पड़ेगा। 2/2। तो आईआईटी तक कैसे लर्न होगा? याद रखना है, केवल क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। जब तुम बार बार क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सब कंसेप्ट याद रहेंगे। नोट्स रिवाइज करो, नोट्स 2 बार रिवाइज किया तो बुकलेट 4 बार सॉल्व करो ऐसे। इसका राइट था इक्विवेलेंट मास 18। शॉनिस का राइट था। ओके, बट अटेम्प्ट ही 5 लोगों ने लिया, रेस्ट ऑफ 61 ऑफ यू। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखा। एज एन ऑक्सीडेंट समझ में आ गया, एज रिडक्टेंट।
यहाँ पे वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, दूसरे को रिड्यूस करे। तो रिड्यूस कौन सा होता है, मेटल ऑक्सीडाइज होता है, नॉन मेटल रिड्यूस होता है ना। हाँ, तो जैसे क्लोरीन को वाटर में डाल दो तो HCl और HOCl में मिल जाता है ऐसे। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2? अगेन मैंने बोला था क्वेश्चन बाद में पूछूंगा और हार्डली 4-5 लोगों का आंसर आएगा, देखो। बट जैसा कंडीशन मुझे लग रहा है कि 1-2 ही आंसर आएंगे। हाँ, क्लोरीन किधर गया, 0 से -1 और +1। फैक्टर किसका आंसर है? श्लोक, आदित्य, नुस्काज, आर्यन, आदित्य, सोनी, शुभम, ये 5 लोगों ने अटेम्प्ट किया, राइट? आंसर क्या है बताता हूँ मैं। आदित्य करेक्ट है, श्लोक करेक्ट है, सोनी करेक्ट है। 3 आंसर राइट। आदित्य, श्लोक एंड सोनी। हाँ, बार बार पूछा है, एन फैक्टर ऑफ व्हाट, डिस्प्रोपोर्शनेशन। यस सर, डिस्प्रोपोर्शनेशन बार बार पूछता है इसलिए क्योंकि तुम बार बार मिस करते हो। हर बैच का वही होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट क्या है कि तुम बार बार रिवाइज करते रहोगे ना तो याद रहेगा, नहीं तो चला जाता है दिमाग से। इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 71/1, 71। N1 N2/N1 + N2। कभी कोई टॉपिक लगे कि भूल रहे हो, इसको तुरंत रिवाइज कर लो, कुछ भी भूलने नहीं देना। जितने बार तुम रिवाइज करोगे उतना कंफर्टेबल होगे कि कितना भी टफ क्वेश्चन आ गया सॉल्व हो जाए। कितने भी टफ क्वेश्चन आए सॉल्व होंगे, उसका एक ही चीज है कि उससे कंफर्टेबल हो जाए। मतलब इतनी बार रिवाइज करो कि कुछ भी आए आराम से सॉल्व हो। ओके, एज रिडक्टेंट ऐसा हो गया। कैटालिटिक प्रॉपर्टी, कैटालिस्ट का कहाँ काम करेगा, कहाँ पर रिएक्शन को फास्ट कर सकता है। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो जैसे कि HCl है और NH3 गैस है, ये दोनों को लोगे तो व्हाइट फॉर्म होता है। याद है ये एक्सपेरिमेंट? और गैसेस स्टेट में बार बार पूछता है कि यहाँ पे हो गया NH3 और यहाँ से HCl, ये दोनों के यहाँ मिक्स किया गया तो ये कहाँ पे व्हाइट फ्यूम फॉर्म होगा। जैसे 2 मीटर है, x मीटर, ये डिस्टेंस कितना होगा जब इधर से NH3 HCl से आएगा, तो व्हाइट फ्यूम। हाँ, वही कैसे है, बट इसमें वाटर डालोगे तो क्या होगा, HCl और NH3 जब आपस में मॉलिक्यूल टकराएंगे तब NH4Cl बनेगा। बट उसको एक्वस बना दो तो बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल को तुम डिसॉल्व करके, HCl गैस होता है, फिर उसको वाटर में डाला तो क्या हो जाएगा, HCl एक्वस। स्लोली डिसॉल्व करते हैं वरना एक्सप्लोड भी करता है। HCl एक्वस बन जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल एक छोटे एरिया के अंदर आ गया ना। इसीलिए हम लोग टाइट्रेशन सॉल्यूशन में करते हैं, वहाँ वाटर क्या करता है, कैटालिस्ट का काम करता है, सारे मॉलिक्यूल को एक साथ समेट के ले आता है, नजदीक ला देता है। तब HCl और NH3, ये क्या हो गया, NH4OH ना। अब दोनों ये रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा, NH4Cl और H2O।
इसका क्या इक्विलिब्रियम बता सकते हो क्या, क्या होगा? ये मैंने बोला था कि बहुत आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्टेड विथ वीक बेस। अब किसको याद है ये आयनिक का ये पार्ट? के डब्ल्यू चाहिए इसे। के इक्विलिब्रियम, के डब्ल्यू नहीं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? आईआईटी में कई बार आया हुआ है। बट कभी भी मैं क्वेश्चन करूंगा तुम बताने लायक हो, तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ रहा कि रिवीजन नहीं है तब तुम आईआईटी मटेरियल हो। बट जो सोचता है रिवीजन नहीं है, रिवीजन करूंगा तो अटेम्प्ट लूंगा, तो मतलब आईआईटी की लीग से बाहर हो फिर। एक आईआईटी में कभी रिवीजन नहीं ढूंढता, हर समय रिवाइज करता है उसके साथ। नो आंसर। मैच का पूरा परफॉर्मेंस जा रहा है फिर। रिवर्स इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, उसका रिवर्स का वैल्यू क्या था? 1/kH। याद करो, किसी एक को तो याद आना चाहिए ना पूरे बैच में। रिवर्स रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट, केएच। तो फॉरवर्ड का 1/kH था ना, ये आ जाएगा KB/KW। ऑलमोस्ट 10:9, मैंने बताया था ना रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। ऐसा वर्ड लिखा था ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो कभी भी एक भी स्ट्रांग हो, वीक एसिड स्ट्रांग है। अच्छा, ये सब लर्न करना है तुम्हें रिवाइज करके, ओके? ठीक है, चलो नेक्स्ट में कैटालिटिक प्रॉपर्टी बता दिया। नाउ हाइड्रेट फॉर्मिंग टेंडेंसी, हाइड्रेट फॉर्मिंग टेंडेंसी कैसे? सॉल्ट डॉट एक्सिस टू ऐसे बनता है हाइड्रेट। अब इसमें पहला हो गया कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स। कोऑर्डिनेट हाइड्रेट्स में क्या होता है? वाटर इज लिंक थ्रू व्हाट? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। H2O क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये एक पूरा टॉपिक है, उसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्क्वायर बाई पिरामिडल बना दो ऐसे।
6 में स्क्वायर बाई पिरामिडल ही आता है, तो OH2। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर क्रोमियम को देगा। क्रोमियम एक्सेप्ट क्यों कर रहा है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? Cr3+ होता है, ये मान लो कि Cl3.6H2 है, तो क्रोमियम का स्टेट +3 है ना, तो इसमें के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है ना, तो वैकेंट डी ऑर्बिटल को वो डोनेट करते हैं। अब ये इसका पूरा डिटेल पढ़ना है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन पर केमिस्ट्री। अब बाहर में Cl है, Cl3, मतलब वो आयोनिक बॉन्ड से अटैच्ड होगा क्रोमियम इसके साथ। ओके, दूसरा वो पूछेगा क्वेश्चन ना, Cr3.H2O ये कौन सा बॉन्डेड है? कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है कि हाइड्रोजन बॉन्डेड है? नाउ हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रेट्स। कहाँ पर वाटर हाइड्रोजन बॉन्डेड होगा, है ना, तो वो है CuSO4.5H2O। इसमें Cu2+ है, यहाँ OH2 से कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा, यहाँ पे 4 कोऑर्डिनेट बॉन्डेड है, 4H2O कोऑर्डिनेट बॉन्डेड एंड एक H2O होगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये 4 आके तो ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर गया। अब कॉपर 4 से ज्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में पड़ना है। क्यों? कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। 29 में से 2 बाहर गए, 27। Cu2+ है ना, नियरेस्ट इनर्ट गैस 36 है। नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है? 36। तो जब तुम वहां से 36 काउंट करोगे कहाँ तक जाएगा? 29, 27 हो गया ना, और 8 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया तो 35 आ जाएगा वो। तो मैक्सिमम वो 8 ही कैप्चर करता है। जैसे कि Fe है, इसके साथ CO ये कितना होगा? आयरन का स्टेट 0 है, 26 है, नियरेस्ट के लिए 36 चाहिए। 36 मतलब 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 5 हो जाएगा ना, 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। NiCO व्हाट कितना चाहिए? निकल को कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 36 तक जा सकता है? हाँ, NiCO4 करेक्ट। तो खैर ये आगे का कंसेप्ट है, अभी भी बता दिया। Ni28 होता है ना, 28 होगा, 8 इलेक्ट्रॉन आएगा तो काम हो जाएगा। 8 मतलब 4 कोऑर्डिनेट। तो कॉपर का जो होगा CuSO4 ये पार्ट कर दिया। अब वो बॉन्ड कैसे बना लेता है यहाँ पे? ये 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गए, और एक जो होगा ना वो हाइड्रोजन बॉन्डेड। कैसे उसको आगे दिखा?
तो कॉपर Cu2 प्लस है, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड इधर भी और इधर भी। अब यहाँ पे जो एक वाटर है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा ऐसे, OH2। यहाँ पे सल्फेट आ गया, वो माइनस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ से ऐसा आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डेड। क्लियर हुआ? ये स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट करें अभी। यहाँ तक कर दिया। अब हाइड्रोजन मोनोहाइड्रेट हो गया, नाउ लैटिस हाइड्रेट। तो लैटिस हाइड्रेट, ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट देखोगे ऑब्जेक्टिव में आया हुआ, ये LiCl.2H2O। इसमें ये दो वाटर क्या बॉन्डेड, कहाँ पर है? हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं? तो वॉइड्स में चले जाते हैं। वॉइड्स क्या होता है? जैसे ये लिथियम क्लोरीन वगैरह है, तो यहाँ बीच में वॉइड है ना, ये वॉइड है, तो इसमें वाटर टैप हो जाता है। हाँ, तो वाटर क्या लिखा हुआ है? ऑक्युपाइज द इंटरस्टिशियल स्पेस बिटवीन एटम्स। नाउ हाइड्रोलिटिक नेचर ऑफ वाटर, ये पूरे ऑर्गेनिक काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और ये मैं हमेशा क्लास में पूछते ही रहता हूँ, हाइड्रोलिटिक नेचर ऑफ वाटर कैसे होता है। देखो, कैल्शियम फॉस्फाइड ले लो। हाँ, वॉइड और इंटरस्टिशियल स्पेस दोनों सेम। अब एक कोई कंपाउंड हो, तो बस वाटर को H+OH- ब्रेक करो और उसे प्रोवाइड कर दो। तो Ca3P2 और वाटर, क्या एक्सपेक्टेड होगा? कैल्शियम को बना लो Ca2+, फॉस्फोरस पे चार्ज है -2, इसको H+ और इसको H-। ये दोनों को कंबाइन कर दो और ये कंबाइन कर दो, क्या बन गया? CH2 प्लस PH3 ना। तो नाइट्राइड रहेगा, तो CH3N2 प्लस वाटर, क्या बन गया सोचो? हाँ, CH2 और इसी तरह से में है ना। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कर सकते हो,
तो ये नाइट्राइड है और ये फॉस्फाइड कहलाता है, फॉस्फाइड, दिस इज कॉल्ड नाइट्राइड। ओके, अब एल्युमिनियम नाइट्राइड, तो सोचो एल पे +3 -3, तो OH माइनस इसको दे दो तो क्या बन जाएगा, एल और ये NH3। वाटर में सब NH3 NH4OH होते हैं, PCl3। तो सोचो ये -1 है, ये +3 है, क्या बनाएंगे, इसको 3OH माइनस दे दो, इसको 3H+ दे दो, यही होगा ना। हाँ, तो HCl+ H3PO3, ये नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, जो स्टेट वो आना चाहिए, +3 का +3, -1 का -1। H3PO4 मत बना देना, PCl3 है ना। हाँ, PCl5 रहेगा तो बनेगा, ये +5 है ना, तो +5 वाला क्या बनता है, H3PO4 ना ऐसे, और ये HCl बनेगा। नाइट्राइड Mg3N2 दिया हुआ, वही +2 -3, क्या बन जाएगा, MgOH ट्वाइस + NH3 ना, Al4C3 +3 -4। सोचो क्या होगा, एल्यूमिनियम तो OH रह गया, कितना, AlOH थ्राइस ना, और ये कितना H+ लेके जाएगा, CH4। ओके, अब ये है कि Al4C3 टोटल 4 कार्बाइड ही आते हैं, तो उसका हाइड्रोलिसिस कितने वाटर चाहिए, इंपॉर्टेंट हो गए चारों, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों। हाँ, C3H12 आ रहा है ना, तो इसको 12OH- चाहिए, तो ये 12H+ लेगा ना, तो कोएफिशिएंट पूछता है कितना वाटर, 12 ना। हाँ, तो कितना हो जाएगा, 4 AlOH थ्राइस +3 मोल्स ऑफ CH4 B2C, कितना H2 और क्या प्रोडक्ट होगा, ये तो बताओ। हाँ, तो बी को क्या चाहिए, OH-, कितने OH-, BOH ट्वाइस +C2H2, नो C2H2 नहीं आ रहा, देखते, BOH ट्वाइस ना, और 2 मोल बेरिलियम है, तो 4OH- ना। हाँ, तो ये कितना लेगा, 4H+ ना, तो 4 वाटर ब्रेक हुआ, तो BOH ट्वाइस 2 मोल्स, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रहे हैं, +CH4, इसको मिथेनाइट्स बोलते हैं हम लोग, क्यों, ये दोनों मीथेन देते हैं, मिथेनाइट्स। ये डायगोनल रिलेशनशिप में, एक रिलेशन ये भी बताया जाता है, डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम है, तो सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो सेम किया ना, दोनों ने मीथेन प्रोवाइड किया। तो और 2 अटेम्प्ट कर लो, 2 और आता है, CaC2 और एक Mg2C3, ये दोनों का प्रोडक्ट बता दूंगी, कितना मोल वाटर और क्या प्रोडक्ट होगा, यही 4 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के आते हैं, कॉमन है क्वेश्चन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के।
ओके, क्या क्या आ गया? C2H2 करेक्ट है। शॉनिस ओके। सिद्धि, हाँ आदित्य सही है। C3H4, वो जल्दी स्ट्राइक नहीं करता। नित्या सही है। C2H2। सब इतने लोग सब प्रेजेंट भी हो कि नहीं, आंसर क्यों नहीं आ रहा सबका? COH ट्वाइस, और ये हो गया C2H2 एसिटिलीन, और यहाँ पे MgOH ट्वाइस प्लस C3H4। हाँ, ये क्या है? प्रोपाइन। एल्काइन, एल्काइनाइट्स बन रहा है, एसिटिलीन बन रहा है, ट्रिपल बॉन्ड वाले बन रहे हैं। ओके, ये हो गया तुम्हारा रिएक्शन। अब इसके आगे देख लो। हाँ, सारे एनहाइड्राइड किसी ना किसी से आए हों। जैसे कि H2SO3 हो गया, ये इसका एनहाइड्राइड कैसे होगा? तो ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन होगा। कौन सा एसिड होगा? H2SO4। पी ब्लॉक के सारे ऑक्साइड्स एसिडिक होते हैं। क्यों? उसको वाटर में डाल दो तो एसिड बन जाएगा। SO2 से क्या बनेगा? H2SO3 ना। हाँ, अब तुम्हें गेस करना है कि N2O5 से क्या बनेगा? +5 से। +5 वाला एसिड कौन सा आता है? N2O3 से क्या बनेगा? HNO3 करेक्ट। नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड को हिट कर दो तो एनहाइड्राइड आ जाएगा। कैसे? नाइट्रिक एसिड को हिट करने पे तो हिट करोगे तो ये एनहाइड्राइड बन गया। N2O5 ना। वाटर ऐड कर लो, वापस से HNO3 आ जाएगा। तो सारे एनहाइड्राइड कहीं ना कहीं से है ना, तो N2O3 हाँ HNO2। अब इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, NO2 से क्या आएगा? NO2 किसका एनहाइड्राइड है? NO N2O5 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO3, N2O3 इज एनहाइड्राइड ऑफ HNO2, तो NO2 इज एनहाइड्राइड ऑफ। तब तुम्हें मिक्स लेना पड़ेगा ये दोनों का एवरेज। जब एवरेज आना तो एवरेज ही कर दो। +3 +5 +4 कोई होता ही नहीं। तो तुम्हें हमेशा इसका एनाइडाइड HNO2 और HNO3 ऐसे लिखना पड़ेगा। स्कैन फैक्टर N1N2/N1 + N2। हाँ अनुष्का बोलो, बताओ। सर मुझे वो एनहाइड्राइड वाला पार्ट नहीं समझा। अ, किसी भी एसिड को हिट करोगे तो एनहाइड्राइड क्या बनेगा? ऑक्साइड ना। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, उसको हिट कर दो क्या बनेगा? वाटर बाहर निकाल दो, तो H2SO4 से H2O बाहर निकालोगे तो SO3 बनता है। H2SO4 से H2O निकाल दो तो +6 वाला एसिड बनेगा। हिट करना मतलब, हीटिंग क्या होता है? जिस पर ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है ना, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मेंटेन रहेगा। एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4 इज SO3, इसीलिए SO3 को वाटर डालोगे तो H2SO4 बन जाता है, जो हम लोगों ने यूज किया था परसेंट लेबलिंग ऑफ ओलियम में। सोचो यूज किया था परसेंट लेबलिंग ऑफ ओलियम में।
तो उसी तरह H2SO3 को हिट करो तो क्या बनेगा, SO2। ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स सेम। SO2 को वाटर, पानी डाल दो तो क्या हो जाएगा, वापस H2SO3 आ गया। हाँ, SO2 से वाटर डालोगे तो क्या होगा, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कौन सा है, H2SO3 ना, तो वही जाएगा। ये +4 का +4 मेंटेन रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट देखना। +6 का +6 होगा, तो सल्फ्यूरिक एसिड को हिट करो तो SO3। तो पी ब्लॉक वाले सारे ऑक्साइड किसी ना किसी एसिड से आते हैं, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। ये सब क्या एसिडिक ऑक्साइड्स है। वाटर में डालोगे तो एसिड बन जाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, एसिडिक ऑक्साइड्स। अब CO2 रहता तो उसमें तो कंफ्लिक्ट ही नहीं है ना, +4 है, तो +4 वाला तो एक ही एसिड बनेगा, कौन सा, H2CO3। कार्बोनिक एसिड ही रहता है। तो यहाँ पे जब NO2 रहेगा ना, तो यहाँ पे एवरेज ले लो, टेक एवरेज। तो +4 का एवरेज क्या है, +3 और +5। तो NO2 इज द मिक्स्ड एनहाइड्राइड, मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ व्हाट, HNO2 एंड HNO3। NaOH डाल देंगे तो क्या होगा, NO2 + NaOH। तो एसिडिक, यदि वाटर डाला जाए तो एसिडिक हाइड्राइड करना, और NaOH डाल दिया गया मतलब वाटर + NaOH है। पहले एसिड बना देना, फिर उसका सॉल्ट बना देना, HNO2 का सॉल्ट NaNO2, HNO3 का NaNO3, बस यही तो डिफरेंस है। NaOH के सारे रिएक्शन वही है जो वाटर के हैं, बस वाटर में H+ मेंटेन करते हैं, NaOH में उसका सॉल्ट बना के रखोगे, HNO2 की जगह इस तरह से NaNO2 और NaNO3। हाँ, क्लियर हो गया अभी। ओके, तो इनऑर्गेनिक ब्लाइंड लर्निंग नहीं है, समझ समझ के लर्न करना। ये जैसे बता दिया, बताओ Cl2O7, इससे क्या बनेगा, +7 वाला कौन सा है, HClO4 ना, इसका नेम याद है, पर क्लोरिक एसिड। Cl2O5 +5 क्या बन जाएगा, HClO3, इसका नेम क्लोरिक एसिड। अब Cl2 + NaOH रहता था, तुम्हें वही बेसिक बना देना सिर्फ, और कुछ नहीं, NaClO3, NaClO3। यहाँ पे भी NaOH रहे तो बस NaClO4, बस इतना ही डिफरेंस होगा। Cl2O3। इनऑर्गेनिक के सारे रिएक्शन समझ समझ के लर्न करना है, ऐसे ही। +3 है, +3 वाला कौन सा होगा, HClO2। अब वो बुक में नहीं लिखा रहेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट देखो उससे समझो, तुम्हारे ऊपर है वैसे समझना है। Cl2O +1 है ना, क्या बन जाएगा, HOCl +1, हाइपोक्लोरस एसिड। ये क्लोरस एसिड है ना, और ये हाइपोक्लोरस एसिड। ना, ClO3 + NaOH क्या बनेगा, गेस करो।
14 आंसर्स. NaClO4, NaClO3. यस रानिश. HClO4 HOCl नहीं, एवरेज लो. एवरेज मतलब, अरे मैंने +3 लिख दिया, तो मेरे ही ओर से ये +6 है ना, तो +6 एवरेज क्या आएगा, +5 +7 ना, तो +5 कौन सा था, HClO3 और HClO4. यदि वाटर रहता तो, ये वाटर रहता तो, है ना. NaOH है तो क्या हो जाएगा, NaClO3 और NaClO4. +5 +7 +6 है. अब ClO3 है, ClO2 हो जाए और वाटर, तो ये +4 है, तो तुम्हें +3 +5 लेना होगा. HClO2 + HClO3 +3 +5 का एवरेज +4 है ना. आई थिंक ये कंसेप्ट वाटर वाला क्लियर हो गया होगा. ओके. ये पार्ट तो कर दिया, N25 N23. नाउ इसमें NH3 SpS3 SO3, हाँ SbCl3. ये क्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट इसमें तीनों का, NCl3 TCl3 नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मथ. ये सब इंपॉर्टेंट है. वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनाओगे. NCl3 में नाइट्रोजन -3 है, ये +1 है. इसको NH3 और इसको H+ दे दो और इसको OH- दे दो. Cl पे +1 है तो इसको HOCl ऐसे मान. PCl3 में ये -1, ये +3 है, तो इसको OH- दे दो तो H3PO3 और ये HCl, ये भी H3ASO3 + HCl. बट यहाँ पे ये जो बनाएंगे HCl तो ठीक है, सब में HCl बनेगा, फर्स्ट वाले में HOCl बनेगा, इसलिए ये एक्सेप्शन होता है. इसको अच्छे से लर्न कर लोगे, है ना. और सब में HCl बनता है. तो ये क्या बन जाएगा, SpCl3, तो बची SpOCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है, और BiOCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है. बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड व्हाइट PPT, ये भी व्हाइट PPT. ओके. ओके, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड ये हो गया. नाउ टेस्ट ऑफ वाटर. वाटर कैसे मालूम चलेगा कि वाटर है कि अल्कोहल है, कि कैसे मालूम चलेगा कि कोई और पॉइजनस एलिमेंट है ऐसे. CuSO4 + H2O. तो CuSO4 में डालोगे तो CuSO4 के साथ ये ब्लू कलर का हो जाएगा, राइट. ऐसे एनहाइड्रस रहता है, ये कलरलेस होता है. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर आता है, क्यों आता है वो तो बाद में आ जाएगा. और कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर का रिएक्शन अभी बनाया था, क्या बन गया था, CaOH2 + C2H2, यही बना था ना.
it burns with bright flame. एसिटिलीन से हम लोग वेल्डिंग में यूज करते हैं, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, तो ब्राइट फ्लेम के साथ बर्न होता है। तो इससे दो टेस्ट आ जाता है, कॉपर सल्फेट और CaCO2 के साथ। ओके, हाँ, नेक्स्ट में क्या हो गया, D2O या हैवी वाटर। इसका मास कितना हो जाएगा, 2 MU होता है ना ड्यूटेरियम, तो ये 4 MU + 16, 20 आ जाएगा, राइट, AMU। अब D2O कैसे सेपरेट करेंगे, तो नॉर्मल जब वाटर लोगे तो उसमें D2O मिक्स होता है, बट कितना मिक्स होगा, किस रेशियो में, H2O और D2O जो होता है ये 6000 मॉलिक्यूल है, तो पर 6000 मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल D2O का होगा। तो 6000 मॉलिक्यूल इसको हटा दे तो एक मॉलिक्यूल D2O का मिल जाएगा, मतलब 6000 किलोग्राम लोगे तो ऑलमोस्ट 1 किलोग्राम तुम्हें D2O मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। हाँ, तो D2O बहुत कम है, 0.016% है। इसका प्रिपरेशन कैसे करें, पहले तो हो गया इलेक्ट्रोलिसिस करो बाय रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस। रिपीटेड इलेक्ट्रोलिसिस भी करोगे ना तो H+ और OH- बाहर आ जाएगा, ये O2 बन के और H2 बन के, तो D2O तो वहीं पे बच जाएगा ना, वो जल्दी इलेक्ट्रोलाइज नहीं होता, पहले वाटर जाएगा तो ही जाएगा वो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बॉइलिंग टेम्परेचर अलग अलग हो तो बॉइलिंग टेम्परेचर अलग होता है, H2O का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, D2O का ऑलमोस्ट 101.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो तुम 100 पे लगातार हीट करोगे तो H2O तेजी से बाहर जाएगा, D2O थोड़ा बहुत बाहर जाएगा, फाइनली D2O बॉइल तो नहीं हो रहा ना, इवेपोरेट हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइज। अब D2O का सारा कांस्टेंट बढ़ा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास ही ज्यादा है ना, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, उससे 3.8 डिग्री ग्रेटर। तो तुम 0 डिग्री पे लाओगे फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इसमें कूल करते रहेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो अलग अलग पॉइंट पे सेपरेट होगा ना, ये 0 डिग्री पे आइस बनता है, बट D2O के लिए वो नहीं है, 3.814 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही ऐसा बन जाता है ना। ओके, तो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन मतलब तुम 3.8 डिग्री मेंटेन करोगे तो D2O तुम्हारा क्यों लाएगा, आइस में बनेगा, और वाटर जल्दी नहीं होगा, बट 6000 में एक है तो वो भी नहीं होगा, उसको पहले कंसंट्रेट करेंगे, फिर फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। नाउ D2O बनाने का एक और मेथड हो सकता है कि H2O है, अब D2 तुम्हारे पास मिला हुआ है तब बना सकते हो, लगातार इसको देते जाओ तो पास करते जाओ तो D2O बनते जाएगा और H2 बाहर आते जाएगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन होगा, ड्यूटेरियम ऑक्सीडाइज होगा। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ D2O क्या होगा, इट इज कलरलेस, odorless, टेस्टलेस। सेम हो गया ये तीनों वाटर, बट मोर
विस्कस लिक्विड, मोर विस्कस लिक्विड होगा। ये इसकी डेंसिटी हाई है ना। हाँ, तो ये D2O का तुम आइस बनाओगे तो वो फ्लोट नहीं करेगा। D2O को सॉलिडिफाई कर दो तो फ्लोट नहीं करेगा। हाँ वो क्या, सॉरी वो सिंक नहीं करेगा, बिल्कुल फ्लोट कर जाएगा। टाइम बोल रहा, ये हम लोगों ने पढ़ा था वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के समय। ये D2O जो होता है वो सिंक कर जाएगा उसको। हाँ सही बोलते, D2O सिंक कर जाएगा वाटर। जब D2O सॉलिड लोगे ना और यहाँ वाटर हुआ ना तो ये नीचे जाएगा, सिंक कर जाएगा। बट H2O सॉलिड लोगे तो फ्लोट कर जाएगा ऐसे ऊपर में। हाँ खुद D2O वाटर ले लो, D2O सॉलिड लोगे तो इसका भी फिर वही कंसेप्ट होगा, ये ऊपर में क्या करेगा, फ्लोट करता है ऐसे D2O सॉलिड। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ D2O क्या क्या है? कलरलेस है, ओडोरलेस है, टेस्टलेस है, विस्कस लिक्विड जो बताया था। सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज्यादा है? वाटर का ज्यादा है। वाटर सबको डिसॉल्व करेगा, D2O जल्दी डिसॉल्व नहीं करता, तो वही क्या होगा, NaCl लोगे D2O, D2O में क्या होगा, लेस सॉल्युबल, और H2O में मोर सॉल्युबल। हाँ D2O और H2O इस तरह से आ जाएगा। तो D2O के सारा फिजिकल कांस्टेंट का वैल्यू H2O से ग्रेटर है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज सेम लाइक H2O, वही सब रिएक्शन जो दिखा हुआ PCl3 प्लस D2O, इसको भी D प्लस OD माइनस मानो, यही है ना। +3 - 1 है तो क्या बन जाएगा, H3PO3 की जगह D3PO3 प्लस DCl, ऐसे ना। Al4C3 जो अभी किया था, सिमिलरली क्या हो जाएगा, AlOD थ्राइस, AlOH थ्राइस होता है ना, प्लस CH4 आता है, इसी तरह CD4। ओके, इसका बायोकेमिकल रिएक्शन दिया हुआ, इट रिटार्ड्स द रेट ऑफ फर्मेंटेशन, ऑलमोस्ट सिमिलर ये प्रॉपर्टीज। तो फर्मेंटेशन के रेट को क्या कर रहा है, स्लो कर रहा है, ये सब लर्निंग पॉइंट आ गए। रिटार्ड्स द रेट ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन को भी वो स्टॉप करेगा, विस्कस लिक्विड है और जर्मिनेट नहीं होने देता इतना जल्दी। तो ये जर्मिसाइडल प्रॉपर्टीज को शो करेगा, जर्मिसाइड में यूज कर सकते हो। वो H2O हम लोग के लिए इट इज अच्छा है, बट इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज करते हो, रिएक्शन रेट को इधर उधर करने के लिए मॉडरेटर का काम कर सकता है, यही है ना। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ वाटर, इसका लास्ट पार्ट, पार्ट, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या है, जो लैथर प्रोड्यूस नहीं करेगा, राइट। मतलब उस पे सोप को रगड़ते रहो, जल्दी लैथर नहीं आएगा, लैथर बाद में आएगा, तो डज नॉट गिव लैथर विद द सोप। अब जो सॉफ्ट वाटर होता है उसको थोड़ा भी यदि साबुन तुमने डाला तो तुरंत उसमें लैथर प्रोड्यूस हो जाता है। हार्ड वाटर में लैथर क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, हार्ड वाटर में सोप अपना काम नहीं कर पा रहा है, क्यों, सोप में जनरली सोडियम स्टीरेट होता है। सोडियम स्टीरेट का फॉर्मूला ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो अभी हम लोग कर रहे हैं। सोप का मेन कोइफिशिएंट मतलब फैटी होता है ना, तो फैटी कैसा होगा, C17, बहुत बड़ा सा ये ले तो C30H35, ये वाटर ऑयली पार्ट हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, और CON है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया इसका, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है। जैसे वाटर में सॉल्युबल कोई गंदगी हाथ में लगी हुई तो ये पार्ट लेके जाएगा, और ये ऑयली पार्ट है इसका, हाइड्रोफोबिक, तुम्हारे हाथ में ऑयल लगा हुआ है तो ये पार्ट ऑयल से अटैच करके उसे ले जाएगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट।
ये सोडियम स्टीयरेट। 2 मिनट। ओके। मॉडरेटर क्या होता है? वो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन को स्लो फास्ट करने के लिए यूज होता है। वी हैव डन दिस पार्ट इन रेडॉक्स। ओके, वो वाला पार्ट। हाँ, अब सोडियम स्टेरेट की बात करें तो हार्ड वाटर में क्या होता है ना कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट डिसॉल्व रहेगा। तो हार्डनेस क्या होता है? डज नॉट प्रोड्यूस लेथर विद द सोप इजीली, बट बाद में रगड़ते रहोगे तो आ ही जाता है। क्यों ऐसा होता है वो देखिए हम लोग, है ना। हार्ड वाटर डज नॉट गिव लेथर, मतलब सोप बबल जो है, सोप बबल विथ सोप इजीली, ऐसे मान सकते हो। मतलब बाद में रगड़ते रहोगे तो आएगा। क्यों? हार्डनेस का दो रीजन हो गया। अब सोप में ये हो गया। तो हार्ड वाटर में क्या होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही दो मेन है। आयरन भूल जाओ, कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन भी होता है थोड़ा बहुत, है ना। अ, और तो क्या होता है? बाइकार्बोनेट, सल्फेट एंड क्लोराइड, ऐसे रहता है हार्ड वाटर में। एक है टेम्पररी हार्डनेस और एक है परमानेंट हार्डनेस। टेम्पररी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस, ये क्यों होता है टेम्पररी हार्डनेस? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, राइट। आयरन भी नोट्स में दिया हुआ, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और परमानेंट हार्डनेस, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम मेन होता है। तो कैसे याद किया था मैंने? कैल्शियम मैग्नीशियम काम एंड बाई बाय, है ना, बाइकार्बोनेट। तो ये टेम्पररी में आ गया, ये परमानेंट नहीं। तो मैंने इसको ऐसे याद किया था,
जैसे बाई हम लोग के घर पे जो जो रोज आती है वो टेम्पररी है, आई गिव, राइट। और कम एंड इसको याद किया था, क्लोराइड, और ये सल्फेट, कम क्लोज, कमिंग क्लोज एंड बिकमिंग फ्रेंड इज ऑलवेज परमानेंट। ये परमानेंट हार्डनेस, कमिंग क्लोज एंड बिकमिंग फ्रेंड, क्लोराइड एंड सल्फेट, क्लोज आ रहा है वैसे ये, है। ये परमानेंट हार्डनेस हो गया। तो ये क्यों हार्डनेस हुआ ही क्यों? ये सोप को कर क्या रहा है? तो सोप के साथ रिएक्ट कर जा रहा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम है ना, C17H35CO माइनस है, वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके C17H35CO ट्वाइस कैल्शियम ऐसा आ रहा है। हाँ, तो ये क्या हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट हो जा रहा है, तो सोप अपना एक्शन ही नहीं कर पा रहा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम उसे पकड़ के बाइंड कर दे रहे हैं, C17H35CO ट्वाइस Mg। तो सोप का एक्शन तो तब होगा ना जो वाटर से रिएक्ट करे उधर, बट यहाँ पे कहाँ हो पा रहा है वो, इधर नहीं हो पा रहा वो। इसमें क्या हो जा रहा है फिर? मतलब ये सोप को एक्शन ही नहीं कर दे रहा, सोप से रिएक्ट कर जा रहा है। अब तुम सोप उसके बाद भी डालते जाओगे तो क्या होगा, फाइनली जितने कैल्शियम मैग्नीशियम है वो ओवर हो जाएंगे वाटर की, फिर सोप अपना एक्शन कर पाएगा, फिर सोप बबल फॉर्म। तो इसको सॉफ्ट कैसे करें? तो टेम्पोररी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस दोनों का हटाना है। तो टेम्पोररी हार्डनेस को हटाना है तो कुछ भी नहीं करना है, पहला क्या कर सकते हो, टेम्पोररी हार्डनेस को रिमूव करना है, तो सिर्फ बॉयल कर दो। बॉयल कर दोगे तो धीरे धीरे, जैसे MgHCO3 ट्वाइस ले लो, इसको बॉयल करोगे तो क्या होगा, ये प्लस और CaCO3 को हीट करोगे तो क्या बनने, प्लस H2O प्लस और ये सब पार्टिकल, तो उसको फिर छान लेते हैं। तो वॉइस ब्रेक कर रहा है, वाईफाई तो ऑन है, फुल है। ओके, तो इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाता है फिर, वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क कर देता हूँ, वाईफाई का कुछ। ओके, सात तक के जिम वेटिंग रूम।
हाँ, तो ये हो गया इसका पार्ट। नेक्स्ट में देखो, तो इसको हिट करके कर सकते हो। क्लार्क्स मेथड, क्लार्क मेथड क्या था, वो पूछ लेगा। सब बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि क्लार्क्स मेथड में क्या यूज होता है ना, कैसे टेम्पररी हार्डनेस हटाओगे, टेम्पररी हार्डनेस हटाने का क्या क्या मेथड है। एक तो बॉइल कर दो, व्हाइट प्रेसिपिटेट बाहर आ जाएगा, राइट। अब अब इसमें बाइकार्बोनेट ही मेन था ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ये तो एसिड ही है ना। इसमें बेस डाल दो, बेस डाल दोगे तो क्या होगा, ये OH और EH प्लस ये रिएक्ट कर जाएगा ना, तो फिर से प्रेसिपिटेट बन गया, वही CaCO3 बन गया। यहाँ MgCO3 बनेगा, बट वो क्या होता है, MgOH ट्वाइस में भी कन्वर्ट हो जाता है ना, MgOH ट्वाइस और वाटर इस तरह से, मतलब ये H प्लस लेके बाहर आ जाए तो प्रेसिपिटेट बन जाएगा ना। तो सिंपली बेस साइज कर लो, क्लार्क मेथड याद कर लेना, COH ट्वाइस को ऐड कर देते हैं, यही है ना। बाद में इसको फिल्टर कर लो। ओके, तो दो मेथड हो गया, एक तो हीट करो और एक बॉयल कर दो। नेक्स्ट, टेम्पोररी एज वेल एज परमानेंट। अब इसको कैसे हटाएंगे। अब मान लो कि CaCl2 रहता है, इसको तुम बॉयल कर दो तो कुछ नहीं होगा, है ना। या CaCl2 है, अब इसको COH ट्वाइस दे दो तो रिएक्शन ही नहीं होगा। बट कैल्शियम बाइकार्बोनेट था तो काम किया, इसको हिट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया ना, बाहर आ गया, प्रेसिपिटेट बन गया, राइट। और इसको बेस दोगे तो भी काम करेगा, क्योंकि H प्लस को हटा रहा है ना, तो CaCO3 बन जा रहा है। तो कैल्शियम हट जा रहा है, मेन तो कैल्शियम हटाना, बट कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, इसको कुछ भी फर्क पड़ेगा तो बॉयल करो, चाहिए COH ट्वाइस डालो, नो रिएक्शन ना। हाँ, तब रिमूवल ऑफ टेम्पोररी एज वेल एज परमानेंट हार्डनेस कैसे होगा। तो बस कंपाउंड्स के नेम याद करना है। पूछेगा कैल्गन क्या है, परम्यूटेट क्या है, तो कैसे हो गया टेम्पोररी हार्डनेस में। देखो, पहला हो गया वॉशिंग सोडा, नाम से ही क्लियर है। वॉशिंग सोडा, गांव में जाओगे तो वॉशिंग सोडा अलग से मिलता है, लोग जब भी यूज करते हैं कपड़े पे वॉशिंग सोडा थोड़ा सा डाल देते हैं। बट क्योंकि वहां पे गांव में हार्डनेस बहुत ज्यादा होता है, राइट, वो लोग वेल का पानी यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा हार्ड वाटर होता है, तो उसके लिए वॉशिंग सोडा डालते हैं, नहीं तो सोप काम ही नहीं करेगा। हाँ, तब वो क्या करते हैं कि वॉशिंग सोडा क्या हो गया, Na2CO3। और बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा बेक करने में जो जाए, NH CO3, NH CO3 होगा, इसको हिट करोगे तो क्या होगा, हाँ, तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 ऐसे बनेगा। CO2 बाहर आता है ना, तो खाने को, खाने में यूज होता है ना। और Na2CO3 क्या करेगा, अब CaCl2 हो चाहे CaSO4 हो, तो कैल्शियम को ही लेके बाहर निकल गया, कार्बोनेट था ना, तो ये दोनों मिलकर प्रेसिपिटेट बन गया। अब क्लोराइड था कि सल्फेट था, क्या फर्क पड़ता है, CaCO3 कैल्शियम बाहर आ गया, बस सोप का काम स्टार्ट हो गया। क्लियर। दूसरा हो गया वॉशिंग सोडा के अलावा, आजकल तो जितने डिटर्जेंट होंगे देखोगे उसमें वॉशिंग सोडा डाला हुआ है। एक सर्टेन अमाउंट वॉशिंग सोडा का भी होता है कि वो अपना काम कर पाए डिटर्जेंट। कैल्गन मेथड में क्या होता है, ये सॉल्ट ऑफ मेटाफॉस्फेरिक एसिड होता है। फॉस्फोरस एसिड, ये फॉस्फोरिक एसिड है ना, इससे एक 2 आएगा तो ये बन जाएगा HPO3, इसका वर्ड होता है मेटाफॉस्फोरिक। मेटावर्ड कब आएगा, क्लियर है ना। जैसे H3BO3 है, एक H2O निकाल दो तो HBO2, ये मेटाबोरिक एसिड होगा, तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड है। तो उसका हेक्सा पार्ट लेते हैं, मतलब 6 पार्ट लोगे, है ना। सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट, Na6
P6O18, ये एक्चुअली है क्या? NaPO36, यही है ना HPO36 का। तो वैसे तो NaPO3N लेते हो, कहीं भी N लोगे, और N क्या वैल्यू होगा, कम से कम 6 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1000 पे हो सकता है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्विन। तो कैल्विन प्रोसेस क्या करेगा, तो ये एग्जिस्ट एज, कैसे एग्जिस्ट करता है, Na2, और ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है Na4PO36 बड़े ब्रैकेट। अब इसको जैसे ही तुमने कैल्शियम से रिएक्ट किया, CaCl2 प्लस Na2Na4PO36, हम लोग को कैल्शियम को बाहर लेना है किसी तरह, ये जो सोडियम है इससे रिप्लेस हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, Na2, ये Ca2PO36 ऐसे। तो कैप्चरिंग ऑफ कैटायन, कैटायन को कैप्चर करके निकल गया। कैल्विन मेथड क्लियर हो गया। आते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम आ जाता है। तो सिंपली पूछ लेता है कि व्हाट इज कैल्विन, तो फॉर्मूला याद कर लेना। क्वेश्चन एकदम सिंपल होंगे, बट बाद में तुम्हें फॉर्मूला भी याद नहीं आता, प्रॉब्लम यही है। ओके, आयन एक्सचेंज मेथड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जियोलाइट या परम्यूटेट, बहुत आता है व्हाट इज परम्यूटेट, है ना। परम्यूटेट का फॉर्मूला क्या हो गया, जियोलाइट के Na2Al2Si2O8 डॉट X2O, इजी है लर्न करना। ये होगा Na2O डॉट Al2O3, Na2O डॉट Al2O3 डॉट 2SiO2, सबका ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, फॉर्मूला याद रहेगा, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, सिलिका ऑक्साइड डॉट X2। इसको सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, सोडियम NaAlSi, इससे क्या लिख सकते हो, NaAl, Na एक ले लो, Al ले लो, Si ले लो, राइट, O4 कर दे तो हो जाएगा ना, मतलब सबको 2 से डिवाइड कर दो इसको, इस पार्ट पे यहाँ पे दिखा हुआ सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, इसको तुम NaZ करके लिखो, NaZ। या NaZ ना लिखे, सिर्फ किसी को रखो, इस पूरे फॉर्म को मान लो लिखते हैं, इस फॉर्म को, तो पूरे को हम लोग लिख सकते हैं Na2Z। अब जब ये कैल्शियम से रिएक्ट करेगा ना, तो सोडियम हट जाएगा, वहां पे CaZ आ जाएगा, रेस्ट पार्ट एज एज इट इज रहेगा, बस सोडियम एम पे चेंज कर जाएगा। हाँ, जेड पूरा हो गया, पूरा बड़ा पार्ट Al2O3SiO2 ये सब। तब जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अच्छा पूरा लिख के देता हूँ तुम्हें, Na2O Al2O3 डॉट 2SiO2 प्लस डॉट X2O प्लस कैल्शियम, सोडियम की जगह कैल्शियम बस लिख दो, CaO सॉरी डॉट Al2O3 डॉट SiO2 और X2O। ये एग्जॉस्टेड परमिटेड है, ये परमिटेड एग्जॉस्टेड हो गया ना, अब इसमें कैल्शियम सोडियम है ही नहीं, सोडियम ही चेंज हो रहा था ना। तो पूछता है एग्जॉस्टेड परमिटेड में क्या नहीं होता, सोडियम नहीं होता, सोडियम की जगह क्या होता है, कैल्शियम होता है ना, ये परमिटेड है। तो परमिटेड तो अपना काम कर गया, कैल्शियम को ट्रैप करके ले आया। हाँ,
ओके, तो एग्जॉस्टेड पर ये परमिटेड था और ये एग्जॉस्टेड परमिटेड। अब इसको हम लोग इसी तरह नहीं छोड़ेंगे, इसको वापस तुम बना सकते हो। एग्जॉस्टेड मतलब ये पूरा बेकार नहीं हो गया वापस। अब हम लोग के पास NaCl तो बहुत इजीली अवेलेबल है। NaCl के साथ इसको ट्रीट कर दो, वापस मिल जाएगा तुम। NaCl के साथ जब ट्रीट करोगे तो वापस यू विल गेट Na2O Al2O3। वो तो इजी अवेलेबल है ना, बट परमिटेड तो बनाया गया, तो फिर से परमिटेड तुम्हें मिल जाएगा। 10% एक्वस सॉल्यूशन रखता है। क्लियर? अब लास्ट इसका पार्ट है आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें दो एक्सचेंजर होता है, एक कैटायनिक एक्सचेंजर होता है और एक एनायनिक एक्सचेंजर होता है। तो कैटायनिक एक्सचेंजर, एनायनिक एक्सचेंजर दो ले लो, ये सारे कैटायंस को एक्सचेंज कर जाएगा। जैसे तुम वाटर यहाँ से पास करोगे और यहाँ पे कैटायन एक्सचेंजर है, कैटायन एक्सचेंजर। तो कैटायन एक्सचेंजर में होता क्या है, एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड, RSO3H RCOOH ऐसे। तो क्या करेगा, जितने कैल्शियम मैग्नीशियम ये सब जो भी है ना, वो सबको ट्रैप कर लेगा, बदले में एक्सप्रेस दे देगा बाहर। ये यहीं पे ट्रैप करके रख लेगा। कैटायन एक्सचेंज हो गया ना, तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, एसिडिक ना। हाँ, तो फिर उसको हम लोग ले जाएंगे यहाँ एनायन एक्सचेंजर में। अब ये इस तरह से जा रहा है एसिडिक। अब यहाँ पे एनायन एक्सचेंजर मिल जाएगा, तो एसिडिक वाटर इसके अंदर गया। अब इसका काम क्या होगा, सारे एनायंस को ये ट्रैप कर लेगा। इसमें कौन सा रेजिन होता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है इसमें, है ना। इसमें ROH वगैरह रहता है, ये बेसिक रहता है। OH माइनस को भेज देगा बाद बदले में बाहर, और सारे एनायंस को ट्रैप कर लेगा। सल्फाइड, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट जो कुछ भी है, सारे एनायन इधर ट्रैप हो गए। बदले में सिर्फ OH माइनस भेज देगा। तो H प्लस पहले से था, OH माइनस इसने भेज दिया, तो दोनों मिलकर न्यूट्रल हो गए। तो फिर तुम्हें न्यूट्रल ये फॉर्म हो जाता है। ओके, हाँ, ये पॉइंट कर दिया मैंने।